अब ठीक है, रिकॉर्डिंग हमने शुरू कर दिया, अब आवाज ठीक है? चलिए ठीक है। आई थिंक यूट्यूब से दो बार स्ट्रीम हो रहा था ना, तो उस वजह से ये हो रहा था, कोई बात नहीं। वापस आते हैं टॉपिक पर। मैं आपसे कह रहा था कि श्रुति और स्मृति में कुछ एक अंतर है जो आपको यहाँ पर दिखने हैं। श्रुति, स्मृति। स्मृति में क्या क्या आ रहे हैं? वेद आ रहे हैं। वेदों में क्या आ रहे हैं? ये ब्राह्मण हो गए, अरंक्यास हो गए, उपनिषद हो गए। पिछले कल मैंने इनकी बात की थी कि इसमें क्या क्या होता है, उपनिषद कौन से होते हैं, ब्राह्मणास क्या होते हैं, अरंक्यास वो क्या होता है। पिछले कल इनकी बात हो रही थी। तो ऋग्वेद हो गया जिसमें वैदिक देवताओं की स्तुति है, सबसे प्राचीन वेद, एक विशाल वेद है, हमने पिछले कल बात की थी। यजुर्वेद में क्या बताया गया है? यज्ञ के संपादन की विधि, ठीक है। और यह गद्य और पद्य दोनों में है। इसका उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। धनुर्वेद इसका उपवेद है। फिर गांधर्व वेद हो गया जिसमें छंदों के गायन की विधि, सॉरी अथर्ववेद हो गया ये वाला, इसका गांधर्व वेद हो गया। संस्कारों और कर्मकांडों का जहाँ पर वर्णन किया गया है वो गांधर्व वेद हो गया। फिर स्थापत्य या शिल्प वेद, सामवेद का उपवेद ये वाला हो गया। और 6 वेदांग ये हो गए, शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, व्याकरण और कल्प, ये 6 वेदांग हो गए। 18 पुराण ये हो गए, विष्णु पुराण हो गया, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्य पुराण, ये 18 पुराण हो गए। बस आपको पता होना चाहिए चीजों के बारे में। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे तरीके से इसको रट लीजिए या आपको याद होने चाहिए पूरे के पूरे दिन, ये नहीं कह रहा हूं मैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि पता होना चाहिए आपको। फिर प्रमुख दर्शन है सांख्य, योग, वैशाखिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। आई थिंक जब टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी मैंने करवाया था तो वहां पर मैंने करवाया था शायद, मुझे कुछ याद है ऐसा। सांख्य हो गया, योग हो गया, वैशाखिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पता होना चाहिए कि जो प्रमुख दर्शन है उसमें कौन कौन से आते हैं। तो सांख्य, योग, वैशाखिक, न्याय, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों तो याद हो ही जाएंगे। योग भी आपको याद हो ही जाएगा, न्याय भी याद हो जाएगा, संख्या और वैशाखिक इस तरीके से याद रखिएगा। ये दो आपको जो है याद रखना है, संख्या और वैशाखिक। उसके बाद आते हैं ऋग्वेद, क्या क्या है इसके उपवेद, कौन सा है ये हमने ऊपर भी देख लिया, इसका कौन सा है, इसका कौन सा है, इसका कौन सा है। उपनिषद कौन कौन से इसके? पुरोहित, जो ये यज्ञ करवाता था उस पुरोहित को क्या कहते थे? होत्र, उद्गात्र, अद्वयु। पुरोहित ब्राह्मण इसका पाठ नहीं किया जाता अथर्ववेद में। जादू, टोना, कृषि, शिल्प, पशुपालन, बीमारी, उपचार, इसका कहाँ पर वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। तो इस पर मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। ये ऑफिसर्स हैं एंड प्रोफाइल्स। यहां से भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उस वक्त जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको क्या कहा जाता था? हेड ऑफ फैमिली फॉर एग्जांपल उसको कहा जाता था कुलपति। वैदिक पीरियड की बात हो रही है ये, ठीक है। ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो वैदिक पीरियड की हो रही है। तो वैदिक पीरियड में हेड ऑफ द फैमिली क्या कहते थे, या हेड ऑफ द विलेज को क्या कहते थे, सुप्रीम कमांडर इन चीफ को क्या कहा जाता था, पुलिस ऑफिसर को क्या कहा जाता था, इस तरीके के कई बार वर्ड्स भी आ जाते हैं। तो इनको भी आप याद रख लीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं हमारे आज की टॉपिक की, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये वाला जो है ये वाला बाद में आएगा जहां पर हम जनपद की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले जैनिज्म और बुद्धिज्म वाला जो कंसेप्ट है वो पढ़ लेते हैं। पहले हम बुद्धिज्म करेंगे उसके बाद जैनिज्म। वैसे जैनिज्म बुद्धिज्म से पुराना है, यानी कि जैनिज्म पहले आया, बुद्धिज्म बाद में आया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पहले बुद्धिज्म कर रहे हैं। बुद्धिज्म के फाउंडर जो थे, इतना हो गया ना, इतना काफी है, जो प्रीवियसली मैंने बताया इतना काफी है, समझ आ गया कौन कौन है क्लास में, मुझे देखना भी जरा। एक दो फिर से गायब है ना, कोई कोई तो गायब है, एक तो कौन गायब है देखना पड़ेगा। योगिता महंत, योगिता नहीं है क्लास में, यामिनी है, कि दोनों साथ में देख रहे हैं? चलो, हम पढ़ रहे थे बुद्धिज्म के बारे में। तो बुद्धिज्म के जो फाउंडर है वो हो गया आपके गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा, देखिए बोर्ड में इंग्लिश में रहा हूँ, हिंदी में आप कैसे भी समझ लीजिएगा। उन्होंने किस पर फोकस दिया? लॉजिक पर फोकस दिया उन्होंने, लॉजिक पर, कि आपको इस पर फोकस करना है। बुद्धा का टाइम पीरियड क्या रहा? 563 से 483 BC, यानी कि अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। इनका अर्लियर नेम वाज सिद्धार्थ, और इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन।
फादर का नाम था शुद्धोधन, शुद्धोधन, और माता का नाम था महामाया, माता का नाम था महामाया। लेकिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनकी जो मौसी होती है वो उनको संभालती हैं। तो उनकी जो सेकंड मदर थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, ठीक है जी। और ये जो उनके पिताजी शुद्धोधन थे वो किस क्लेन से थे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो थे शाक्य क्लेन, शाक्य क्लेन से संबंधित रखते थे। चीफ ऑफ कपिल वस्तु, कपिल वस्तु से संबंधित थे। शाक्य वंश, ये भी याद रख लीजिएगा। प्रजापति गौतमी सेकंड मदर, और ये प्रजापति जो गौतमी थी यही बाद में जाकर के फर्स्ट लेडी बनती है, फर्स्ट लेडी ऑफ बुद्धिस्ट संघ, बुद्धिस्ट संघ। तो संघ में जुड़ने वाली, बुद्धिस्ट संघ में जुड़ने वाली पहली महिला भी यही बन जाती है बाद में जाकर के। देन वी हैव 6 वर्शिपेबल सिंबल, जिनको हम वर्शिप करते हैं बुद्धिज्म में। 6 सिंबल्स हैं वो, और वो 6 सिंबल कौन कौन से हैं? SYMBOL आता है यहाँ पर, ठीक है, 6 सिंबल्स। और ये कौन कौन से हैं? पहला है लोटस यानी कमल। कमल किसको सिग्निफाई करता है? बर्थ। जब जन्म हुआ था गौतम बुद्धा का, तो कमल उसको सिग्निफाई करता है। फिर है आपका बुल, तो सान किसको करता है? तो वो अडल्टहुड, अडल्टहुड जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। फिर हॉर्स, हॉर्स यानी कि महाभिनिशीकरम, महाभिनिशीकरम करना। और पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि निर्वाण। देन वी हैव चक्रा, CHAKRA, चक्रा किसको करता है? धर्म चक्र परिवर्तन, DHARMA, धर्म चक्र प्रवर्तन। देन वी हैव स्तूपा, स्तूपा सिग्निफाई करता है महाभिनिशीकरम, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाणा। जब उनकी मृत्यु हो जाती है दैट इज महापरिनिर्वाणा, वो इसको सिग्निफाई करता है। उनके निजी सचिव का नाम था आनंदा, उनके जो निजी सचिव थे, निजी सचिव, उनका नाम था आनंद, ANAND ऑफ द बुद्धा। और इन्हीं ने आनंद के द्वारा ही कन्विंस किया गया था, आनंद के द्वारा ही कन्विंस किया गया था बुद्धा को कि ये प्रजापति गौतमी यहाँ पर संघ को ज्वाइन करें। इस प्रजापति गौतमी बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन करे, क्योंकि महिलाओं को बुद्धिस्ट संघ में पहले अनुमति नहीं थी कि वो बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन करें, ठीक है। 4 सैक्रेड इंसिडेंट भी हुए, और वो कौन कौन से थे वो लगातार आपको पता होना चाहिए। और अब पता भी है कि पहले उनको एक ओल्ड मैन दिखाई देता है, क्योंकि उनको बाहर जाने की अनुमति थी नहीं, महल में ही सब कुछ सुविधाएं उनको भरपूर दी गई थी। लेकिन फिर भी जब वो बाहर जाते हैं, छिप करके बाहर जाते हैं, तब वो सबसे पहले उन्हें एक बूढ़ा इंसान मिलता है। तो उन्हें पता नहीं था कि एक इंसान बूढ़ा भी हो जाता है, मृत्यु भी होती है, बीमार भी होता है, या साधु भी बनता है, कुछ उन्हें पता नहीं था। तो उन्होंने अपने साथ एक व्यक्ति को पूछा कि भैया ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये ओल्ड मैन है, ये बूढ़ा व्यक्ति है। फिर उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, सिक मैन, और थर्ड जो उन्होंने देखा एक डेड बॉडी, की डेड बॉडी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि भैया एक टाइम ऐसा आएगा जब ये शरीर आपका साथ छोड़ देगा, तो सबको मरना ही है एक दिन। और फिर एक साधु मिले, तो उन्होंने कहा तो ये जो साधु हैं इन्होंने दुनिया छोड़ दी है, ये मोह माया छोड़ दी है, और ये अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। तो अब गौतम बुद्धा के भी मन में यही ख्याल आया कि भाई चलते हैं हम भी कहानी में, है ना, साधु बनने। उनकी वाइफ का नाम था, वाइफ का नाम वॉज यशोधरा, वाइफ का नाम था यशोधरा। थोड़ा सा उनके बेटे का नाम था राहुल, बेटे का नाम राहुल। तो ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये भी याद रखने हैं। और उनका जो घोड़े पर उनको ले गया था उसका नाम था सारथी, जो उनका था सारथी, उसका नाम था चन्ना, और घोड़े का नाम था कंतक, हॉर्स कंतक, KANTHA, कंतक। उनके फर्स्ट मेंटोर थे, वो भी आपको याद रखना है, उनके गुरु फर्स्ट मेंटोर नाम है अलार कलाम, अलार कलाम। उन्होंने ही उसको फिलॉसफी बताई थी, जिनके द्वारा अलार कलाम के द्वारा दी गई फिलॉसफी ऑफ सांख्य। अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात दिक्कत वाली बात है नहीं। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम था आनंदा, जो मैंने आपको पहले बताया, सेक्रेटरी जो उनके थे या उनके निजी सचिव जो थे।
जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो एक महिला उन्हें खीर खिलाती है, उसका नाम था सुजाता। who offered food after salvation was सुजाता। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फर्स्ट फर्स्ट टीचिंग वो देते हैं सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में, याद रखिएगा। सारनाथ के बाद वो जाते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ, पहले सारनाथ में, और सारनाथ से जाते हैं वो राजगृह, सारनाथ टू राजगृह, और राजगृह से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं फिर वैशाली। और वैशाली में उनको एक महिला मिलती है, उनका नाम था नागरबंधु। जब उनका नाम और भी था एक, आम्रपाली। वैशाली में मिलते हैं वो आम्रपाली से, आम्रपाली। आम्रपाली को कहा जाता था नागरबंधु ऑफ वैशाली। एग्जाम में पूछा गया है ये, आम्रपाली नागरबंधु ऑफ वैशाली। बहुत खूबसूरत महिला थी। तो ये बन जाती हैं, इनकी शिष्या बन जाती हैं और ये संघ को ज्वाइन करती हैं। उसके बाद वैशाली से वो जाते हैं, जो आपको एक और चीज याद रखनी है, वैशाली से कौशाम्बी जाते हैं, कौशाम्बी से फिर श्रावस्ती जाते हैं, जहां पर वो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड देते हैं। कहां पर? SHRA, श्रावस्ती में वो सबसे ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। 21 साल 21 ईयर्स यहाँ पर स्पेंड करते हैं। मैक्सिमम टीचिंग उन्होंने श्रावस्ती में दी। मैक्सिमम टीचिंग एग्जाम के लिए जरूरी कि मैक्सिमम टीचिंग बुद्धा के द्वारा कहाँ पर दी गई, तो वो श्रावस्ती में दी गई। श्रावस्ती के बाद फिर चंपा जाते हैं, वो मथुरा जाते हैं, फिर पावा जाते हैं। कहाँ पर गए? फिर पावा। और पावा में ही एक जो आयरन स्मिथ थे, चुन नाम के, उनसे मिलते हैं, वो फूड एक्सेप्ट करते हैं उनसे। लेकिन उसके बाद जो फूड था वो था मशरूम दैट वाज टॉक्सिक। उनकी मृत्यु हो जाती है बाद में जाकर के फिर, और वो मृत्यु होती है उनकी कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। जो हमने जीवन के बारे में अभी तक देखा, उनके जीवन के बारे में, ये था। क्या कह रहे हैं? इसकी आवाज बहुत आ रही है, कट करके। सबको आ रही है ऐसी क्या? अब इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है ना, दिक्कत ये है, बहुत ज्यादा आ रही है। चलो कुछ करते हैं, दिक्कत कभी। ठीक है, चलो थोड़ा सा आराम से लिखता हूँ जरा, अगर ऐसा है कुछ। तो ये तो उनके जीवन के बारे में था। ठीक है, उनके जीवन के बारे में था कि उनके जीवन में आखिरकार क्या क्या चीजें हुई, कौन उनके जीवन से संबंधित था। अब आते हैं दूसरे फेज पर, जैसे कि उनकी जब मृत्यु हो जाती है, उनकी फिलॉसफी जो है वो क्या थी। अब उस पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया। दूसरा फिरा हो गया अब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। उसमें सबसे पहली जो काउंसिल होती है बुद्धिस्ट काउंसिल, वो होती है 483 BC में। 483 BC में। आई होप कि आपने अपने नोट्स ओपन कर रखे होंगे, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 483 BC में हुई थी, इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई राजगृह में, और उस वक्त जो किंग थे उनका नाम था अजातशत्रु, और प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट भी कोई ना कोई होगा, तो प्रेसिडेंट था Mahakashyap was president of that Buddhist council. Then important events, what happened in this council, important works were reading of the Sutta Pitaka. What was Sutta Pitak? Sutta Pitak क्या था? तो Sutta Pitak था बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है वो किस तरीके से होंगे, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से संबंधित या टीचिंग ऑफ बुद्धा वाज Sutta Pitak। टीचिंग ऑफ बुद्धा सुत्त पिटक। उसके बाद हो गया आपका विनय पिटक, वो भी इसी के दौरान हुआ। एंड रीडिंग ऑफ विनय पिटक क्या था? विनय पिटक मठों से संबंधित नियम थे कि किस तरीके से जब कोई मठों को ज्वाइन करता है तो उसके नियम क्या होंगे।
ठीक है। तो मठों से संबंधित जो नियम थे, मठों से संबंधित जो नियम थे वो कैसे होंगे, क्या होगा उसमें, वो सभी चीजें विनय पिटक में थी। एंड इट वाज रेड बाय उपाली, read by Upali in rules of Sangha. They were rules of Sangha. अब तो नहीं आ रही है ना आवाज अब लिखने की, थोड़ा कम कम आवाज कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं फिर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऐसे लिख रहा हूँ मैं, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? 383 बीसी में। देखिए ऊपर वो कब हुई? 483 बीसी में, 483 बीसी में। तो ये कब हुई? 383 बीसी में, यानी कि 100 साल का गैप है इसमें। यहाँ पर 100 साल का गैप है। और ये हुई कहाँ पर? प्लेस वॉज वैशाली, वैशाली में ये हुई। एंड किंग वॉज कालाशोक, क्योंकि अजातशत्रु के बाद फिर उसी के साथ साथ में ही आगे आ जाते हैं फिर कालाशोक। किंग वॉज कालाशोक एंड प्रेसिडेंट वॉज सर्वकामी। प्रेसिडेंट वॉज सर्वकामी या शुभकामी, हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश में सर्वकामी लिखा होगा, सर्वकामी या शुभकामी। इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पर फर्स्ट स्प्लिट हो जाता है बुद्धिज्म में, फर्स्ट स्प्लिट इन बुद्धिज्म, फर्स्ट स्प्लिट इन बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिज्म दो भागों में पहली बार यहाँ पर बढ़ जाता है। और वो था आपका स्थाविर और दूसरा महासांगिक। एचएस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, बाकी छोटे एग्जाम के लिए तो जरूर कहेंगे, ठीक है। स्थाविविदिन या हिंदी में इस तरीके से भी है स्थविर, और दूसरा था आपका, दो स्प्लिट बन गया, यानी कि बुद्धिज्म को मानने वाले अब दो पक्ष बन गए। दूसरा क्या हो गया? महासांगिक, GHI महासांगिक। तो दो फेजेस बन गए। ये स्थाविर वाले क्या बोल रहे थे? ये थे नो चेंजर, कि हमें कुछ भी चेंज नहीं चाहिए, जैसा बुद्धिज्म है वैसा ही हम एक्सेप्ट करते हैं, नो चेंजर। जबकि ये थे प्रो चेंजर, ये चेंज के फेवर में थे, कि बुद्धिज्म में अब चेंज होने चाहिए कुछ, हम उसी तरीके से मानने को तैयार है नहीं, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 250 बीसी में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 250 बीसी में, 250 बीसी में। ऊपर 100 साल का गैप है, फिर आपकी आ जाती है 250 बीसी में, 200 years आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा, लगभग इसके आसपास में हुई थी ये, लेकिन 250 बीसी। और प्लेस कहाँ पर है? ये हुई थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। एंड पैटर्न किंग वॉज अशोका। अब इसके टाइम पीरियड में कौन आ गया है? अशोक आ चुका है। अशोका के टाइम पीरियड में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है एंड प्रेसिडेंट वॉज मोगलीपुत्र तिस्सा, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट वॉज मोगलीपुत्र तिस्सा, MOGLIPUTTA, मोगलीपुत्र तिस्सा। इससे ही प्रभावित होकर, इससे ही प्रभाव मोगलीपुत्र तिस्सा से प्रभावित होकर के अशोका ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया। अशोका ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया। कब? मोगलीपुत्र तिस्सा से प्रभावित होकर के अशोका के द्वारा बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया गया, इसलिए इसको याद रखो। अब इंपॉर्टेंट वर्क क्या हुआ इस दौरान? कंपाइल्ड बुद्धिस्ट फिलॉसफी। बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म इज अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो है वो फिलॉसफी है बुद्धिज्म की। इसी दौरान हुआ, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान ही अभिधम पिटक, ABHI, अभिधम, BHA, अभिधम पिटक, फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, दर्शन शास्त्र है ये बुद्धिज्म का। डन, इतना यहां तक क्लियर है। और अशोका के द्वारा यहाँ पर 3 रॉक एडिक्ट भी स्कीम्स एडिक्ट जो बनाए गए। एक आपका सांची में, इसी के दौरान ही सांची, सारनाथ में, और एक कौशाम्बी में, एक कौशाम्बी। और सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सारनाथ कहाँ पर है? यूपी में। कौशाम्बी कहाँ पर है? यूपी। ये 3 रॉक एडिक्ट भी उस वक्त, क्योंकि बाद में आता है ना रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, वो बाद वाली कहानी है, लेकिन यहाँ पर ये है। इतना समझ में आ गया कहानी में? बताओ, ठीक है, समझ आ गया? कुछ चेंजेस आपको लगेंगे कि कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ ये पोर्शन छोड़ना है या ऐसा कुछ, तो मुझे बता दीजिएगा, है ना।
तो कुछ भी आपको लगेगा तो मुझे बता दीजिएगा फिर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, अब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है आपकी फर्स्ट सेंचुरी एडी में। कब होती है? फर्स्ट सेंचुरी एडी। फर्स्ट सेंचुरी एडी में आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। प्लेस होता है कश्मीर। प्लेस वॉज कश्मीर। तो कश्मीर में ये होती है, किसके टाइम पीरियड में होती है? पैटर्न किंग कौन था उस वक्त? तो राजा था उस वक्त कनिष्क। आपको याद भी आ रहा होगा, कनिष्का। बस आपका ये रिवीजन हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है ना। कुछ नया तो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन रिवीजन हो रहा है। आपको पक्की हो जानी चाहिए चीजें, और पक्की तभी होंगी जब आप आज का पढ़ा हुआ रिवीजन करेंगे। पिछले कल का आप आज आपने रिवीजन किया हुआ तो चीजें पक्की हो जाएंगी। आज का भी रिवीजन करेंगे तो चीजें पक्की हो जाएंगी। बस अपने नोट्स के साथ ये सब चीजें ऐड करते रहिए। एंड प्रेसिडेंट वॉज वसुमित्रा। प्रेसिडेंट वॉज वसुमित्रा। वसुमित्रा इसके प्रेसिडेंट रहे, और वाइस प्रेसिडेंट भी थे इसके अश्वघोषा। और फिर वाइस प्रेसिडेंट हमने नहीं देखे, लेकिन यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट थे तो उसका नाम था अश्वघोषा। अश्वघोष। यहाँ पर भी सेकंड स्प्लिट हो जाता है। देखिए फर्स्ट स्प्लिट कहाँ पर हुआ? फर्स्ट स्प्लिट सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो 383 बीसी में हुई। प्लेस वैशाली था, इन कालाशोक थे। यहाँ पर फर्स्ट स्प्लिट हुआ स्थावर और महासांगिक में, नो चेंजर प्रो चेंजर में। लेकिन यहाँ पर सेकंड स्प्लिट हो जाता है, दूसरे और चौथे में स्प्लिट होता है। दूसरे और चौथी वाली जो काउंसिल होती है, क्योंकि जब लोग मिलेंगे तो आपस में स्प्लिट हो गए, कुछ विचार आपस में मतभेद बनेंगे, तो वैसे ही यहाँ पर मतभेद हुए और यहाँ पर सेकंड स्प्लिट होता है बुद्धिज्म में। एंड द सेकंड स्प्लिट, उसमें एक बन जाते हैं हीनयान, जो मैंने आपको आज क्वेश्चन दिया था, और दूसरा महायान। हीनयान एंड महायान, ये दूसरे वाला बन गया। हीनयान क्या कह रहा था? नो चेंजर, तो हम कुछ चेंज नहीं चाहते हैं। और महायान प्रो चेंजर। महायान था प्रो चेंजर। इसके बारे में थोड़ा सा बाद में भी देखेंगे, लेकिन अभी इतना देख लीजिए। एंड द डोमिनेटिंग ब्रांच वॉज महायान, कि भैया कुछ ना कुछ चेंजेस तो हम चाहते ही हैं। तो ये हीनयान हो गया, ये आपका महायान हो गया। इंपॉर्टेंट इवेंट किसके थे? अब आते हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी पर, कि बुद्धिस्ट फिलोसफी क्या थी। ये तो हो गया 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। अब आते हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी पर। वी हैव बुद्धिस्ट फिलोसफी। बुद्धिस्ट फिलोसफी, बुद्धिज्म का जो दर्शन शास्त्र था वो आखिरकार कैसा था, उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी, तो वही हम इसमें देखेंगे अब आगे। बुद्धिस्ट फिलोसफी में क्या कहता है? 4 नोबल ट्रुथ। 4 नोबल ट्रुथ। नोबल ट्रुथ यानी कि 4 सत्य हैं, और वो 4 सत्य आखिरकार कौन कौन से हैं? नॉन एज, इनको चतवारी आर्य सत्यम भी कहा जाता है, लेकिन उसको याद रखना लीजिए। 4 कौन कौन से हैं? पहला, दुखम सत्यम, सफरिंग इज ट्रुथ, संसार दुखों से भरा हुआ है। दुखम, DUKHAM, दुखम सत्यम। दुखम सत्यम यानी कि संसार दुखों से भरा हुआ है। सफरिंग इज ट्रुथ, आपको कहीं ना कहीं पीड़ा तो होगी ही। जैसी आप देखें, आपको आज भी पीड़ा हो रही है, तो पीड़ा ये जो है वो सत्य है, ये होकर के रहेगी। इसका सभी को हो रही है, ऐसा नहीं कोई बचा हुआ इससे। लेकिन दूसरा है कर्णम सत्य। कर्म यानी कि दुख का कारण जो है वो इच्छाएं हैं। जितनी आपकी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी उतना आपको दुख आता रहेगा। कर्णम सत्य का मतलब हो गया कॉज ऑफ सफरिंग इज ट्रुथ। यस, कॉज ऑफ सफरिंग इज, जो इच्छाएं हैं वो है कर्णम सत्य। तीसरा कह रहा है मार्गम सत्यम। मार्गम सत्यम, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है इसका, इच्छाओं का अंत संभव है, लेकिन कैसे संभव है? तो कैसे संभव है? चौथा वाला कहता है दुख निरोधगामी। दुख निरोधगामी प्रतिपादा। दुख निरोधगामी प्रतिपादा, वो चौथा सत्य है कि आपको क्या करना पड़ेगा? अष्टांगिक मार्ग आपको अपनाना पड़ेगा। आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। उस अष्टांगिक मार्ग को अपनाने के बाद अगर आप उसका अनुसरण करते हैं, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण आप करते हैं, तो इन दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो आपको दुख है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दुख भी सत्य है, कर्णम सत्य है। इच्छाएं जो है वो दुख का कारण है आपके, और इच्छाओं का अंत संभव है। किस तरीके से संभव है? तो आपको अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। और अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 फोल्ड पाथ। वी हैव 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ। अब ये 8 फोल्ड पाथ क्या कहते हैं? 8 फोल्ड पाथ, ये क्वेश्चन आया था एचएस में 8 फोल्ड पाथ से। अब देख लीजिएगा प्रीवियस वाला है या उससे प्रीवियस वाला है, कुछ तो है। 8 फोल्ड पाथ में क्या क्या चीजें आती हैं?
साम्य दृष्टि, साम्य दृष्टि, साम्य दृष्टि। साम्य का मतलब है सही आपकी दृष्टि होनी चाहिए, राइट विजन होना चाहिए आपका, राइट विजन। साम्य यानी कि अच्छा, राइट, उसको कहते हैं साम्य दृष्टि, साम्य संकल्प, साम्य संकल्प। कमिटमेंट सही होनी चाहिए आपकी, ऐसा ना हो कि आप झूठ झूठ में कुछ भी कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने कमिटमेंट ली होगी कि भैया एचएस करना है हमें, लेकिन किस तरीके से आपको करना है ये आपको मालूम नहीं है। किस तरीके से इन द सेंस कि आपने झूठ मूठ में कमिटमेंट ले ली है कि भैया हाँ एचएस हो जाना चाहिए, क्या पता तुक्के से हो जाए। राइट कमिटमेंट होनी चाहिए, तभी आपका एचएस क्लियर हो सकता है, ऐसे नहीं तुक्के तुक्के से, है ना। पता होना चाहिए आपको कि आपका निकलेगा किस तरीके से निकलेगा, वो आपके पास होना चाहिए। राइट दृष्टि होनी चाहिए आपकी, राइट संकल्प होना चाहिए। साम्य वाक, साम्य वाक यानी कि राइट स्पीच, हिंदी में कहते हैं स्पीच, इसे कहेंगे कमिटमेंट और इसे कहेंगे विजन। ठीक है, हिंदी में लिखा, इंग्लिश में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आई थिंक। वाक बोलने का तरीका आपका सही होना चाहिए। एंड वी हैव राइट कर्मान, राइट कर्मान, हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे कर्मांत को, राइट कर्मांत। कर्म भी सही होना चाहिए, एक्शन भी सही होना चाहिए आपका, एक्शन सही होना चाहिए। आप पढ़ाई लगातार करते रहें, ऐसा ना हो कि आप सोचते रहेंगे, सिर्फ सोचने सोचने में कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना भी, मेहनत भी करना पड़ेगी, एक्शन भी देना पड़ेगा। तो अपने एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप याद रख सकते हैं। कर्मांत हमने देखी, आजीविका, साम्य आजीविका, साम्य आजीविका। आजीविका तो आप समझ रहे हैं, जो लाइवलीहुड है वो सही तरीके से होनी चाहिए। देन वी हैव साम्य व्यायाम, साम्य व्यायाम, एफर्ट सही होने चाहिए आपके। एंड वी हैव साम्य स्मृति, साम्य स्मृति, मेमोरीज सही होनी चाहिए, मेमोरीज। ऐसा ना हो कि आज पढ़ा कल भूल गए, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड राइट समाधि, SAMADHI, राइट समाधि या साम्य समाधि। समाधि का मतलब हो गया कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। अब देखो, आप उसको अपने एग्जाम से लेकर के देख लो। विजन सही होना चाहिए, संकल्प आपका सही होना चाहिए, बोलने का तरीका आपका सही होना चाहिए, एक्शन सही होने चाहिए आपके, लाइवलीहुड सही होना चाहिए, खाने पीने का जो तरीका है आपका वो भी अच्छा होना चाहिए। व्यायाम थोड़ा सा करो आप, सुबह उठ करके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो ताकि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। मेमोरी आपकी सही होनी चाहिए, कंसंट्रेशन आपका सही होना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं, बाकी सब चीजें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक बार में एक ही चीजें होती हैं। और दूसरा आता है इसमें पंचशील, पंचशील, पंचशील आता है। वी हैव A4 सॉरी अहिंसा। जैसे पंचशील में क्या क्या आता है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है अहिंसा, अहिंसा नहीं करनी है। दूसरा आता है चोरी ना करना, चोरी ना करना। फिर आता है आपका व्याभिचार से दूर रहना, झगड़े झुगड़े नहीं करना, व्याभिचार से दूर रहना। एंड झूठ ना बोलना, झूठ नहीं बोलना है, झूठ ना बोलना कि आप लगातार झूठ ही बोलते रहे। मद्य सेवन यानी कि आपको क्या करना है, शराब या दारू से दूर रहना है, उसका सेवन नहीं करना है। ये हो गया आपके पंचशील। जैनिज्म में भी आते हैं पंच महाव्रत आते हैं। ठीक है, जैनिज्म में भी ऐसा ही कंसेप्ट आता है एक, जहां पर हम बात करते हैं पंच महाव्रत की। लेकिन वो पंच महाव्रत सिर्फ और सिर्फ मॉन्क के लिए है, सिर्फ सिर्फ मॉन्क के लिए है, ओनली फॉर मॉन्क्स। जैनिज्म में है ये जैनिज्म में है। जिस तरीके से यहाँ पर पंचशील है, जैसे यहाँ पंचशील है वैसे यहाँ पर पंच महाव्रत है जैनिज्म में, लेकिन वो सिर्फ सिर्फ मॉन्क्स के लिए है। और अनुव्रत है, अनुव्रत। और अनुव्रत किसके लिए है, फॉर वर्शिपर्स, जो साधना कर रहे हैं, जो बाकी के हैं उनके लिए अनुव्रत है। तो जैनिज्म में पंचशील और अनुव्रत का कंसेप्ट है, और बुद्धिज्म में पंचशील का कंसेप्ट है। और त्रिरत्ना, व्हाट आर त्रिरत्ना इन त्रिरत्ना इन बुद्धिज्म? तो वो है आपके बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ठीक है, तो वो हो गए आपके बुद्धम, संगम, बुद्ध, धम्म और संघ। ये है त्रिरत्न, त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए क्या, ये तो आपको ऐसे ही पता होगा, लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा, बुद्ध, संघ और धम्म।
देन वी हैव इम्पोर्टेंट फिलोसफीज, यानी कि अलग अलग चीजों के बारे में क्या कह रहा है बुद्धिज्म, जैसे कि भगवान के बारे में या फिर आपके कर्म के बारे में क्या कह रहा है। तो बुद्धिज्म ने क्या कहा, यहाँ तक समझ आ गया ना? ऐसा ना हो मैं सिर्फ यहाँ पर बोलता रहूं, ठीक है, समझ भी आना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ। डन? नहीं भी किसने कहा यहाँ पर? अमित कह रहे हैं नहीं। नहीं का मतलब क्या? नहीं का मतलब ये हुआ कि आ गया समझ कि नहीं हुआ? चलो ठीक है, डन। वापस आते हैं। तो इंपॉर्टेंट फिलोसफी की बात कर रहा था मैं, कर्म के बारे में क्या कहता है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आपको? एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, एक तरफ जैनिज्म होगा और एक तरफ बुद्धिज्म होगा। वैसे मैं बाद में कंपैरिजन दोनों में बता दूंगा, लेकिन अभी भी याद करके रख लीजिए, क्योंकि बुद्धिज्म के बारे में पढ़ ही रहे हैं। ऐसा आता है कि अब गॉड के बारे में, भगवान के बारे में जैनिज्म में क्या कहा गया है, बुद्धिज्म में क्या कहा गया है, इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले जैनिज्म के बारे में देख लेते हैं। तो कर्म के बारे में उन्होंने क्या कहा, बुद्धिज्म में कर्म के बारे में क्या कहते हैं। तो मैक्सिमम इम्फेसिस जो किया गया, मैक्सिमम इम्फेसिस जो किया गया वो किया गया बुद्धिज्म में कर्म का, ठीक है, इम्फेसिस ऑन कर्म। और इन्होंने जन्म को इग्नोर किया कि जन्म के आधार पर, जैसे कि जन्म के आधार पर जाति सिस्टम भी होता है, कास्ट सिस्टम होता है, तो उसको भी नेग्लेक्ट कर दिया बुद्धिज्म ने। इग्नोर्ड जन्मा यानी कि बर्थ। इन्होंने कहा कर्म जो है, कर्म के आधार पर जो आप कर रहे हैं वो सही है, ना कि जन्म के आधार पर। तो कर्म की फिलॉसफी इनकी ये थी, कर्म, कर्म पर इन्होंने क्या कहा। वैसे ही इन्होंने गॉड के बारे में क्या कहा, भगवान के बारे में क्या कहा। इन्होंने कहा कि भैया भगवान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका जो क्रिएशन है, जो क्रिएशन की गई है, उसमें कोई रूल नहीं है भगवान का। माइट बी और माइट नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और माइट नॉट बी। लेकिन अब इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर हम देखें, जैसे कि मैक्सिमम एम्फेसिस इन्होंने कर्म पर किया, इग्नोर्ड बर्थ किया, कास्ट सिस्टम को इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया बुद्धिज्म ने। लेकिन जैनिज्म में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण जो सिस्टम है वो ठीक है, वर्ण सिस्टम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें जो बुराइयां हैं, वर्ण सिस्टम में जो बुराइयां हैं वो ठीक नहीं है। वर्ण सिस्टम के फेवर में थे ये, वैसे इन्होंने इसका ये नहीं किया कि पूर्ण तरीके से इसका विरोध किया गया। वैसे ही गॉड के बारे में इन्होंने कहा, भगवान के बारे में कहा कि भगवान एग्जिस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो जो महावीर हैं उससे नीचे आएंगे, कि पहले महावीर और उसके बाद फिर भगवान आएंगे। अगर गॉड है तो भगवान से नीचे ही आएगा, महावीर से नीचे ही आएगा। और यहाँ पर कहा माइट बी और माइट नॉट बी। वेदा के बारे में यहाँ पर क्या कहा बुद्धिज्म में, तो वेदा के बारे में कहा गया बुद्धिज्म में, वही वेदा मतलब इग्नोर ही कर दिया इनको, उसके बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन उनको इग्नोर कर दिया, इग्नोर, ठीक है, इग्नोर्ड वेदास, स्पेलिंग गलत होगी, इग्नोर्ड वेदास। और रिवर्थ के बारे में क्या कहा इन्होंने, अबाउट रिवर्थ, कि फिर से जन्म हो सकता है क्या। इन्होंने रिवर्थ पर बिलीव किया, लेकिन कैसे, नेगेटिवली। नेगेटिवली इन द सेंस कि अगर किसी का जन्म फिर से हो रहा है तो उसको पनिशमेंट दे रहा है बाबू, तो उसको पनिशमेंट के बेस पर उसका फिर से जन्म हुआ है। तो बिलीव किया है इन्होंने, बिलीव किया, बिलीविंग इन रिवर्थ, रिवर्थ, बट नेगेटिवली। कैसे, नेगेटिव तरीके से इन्होंने रिवर्थ को माना कि आपको पनिशमेंट मिली है, आपकी जो डिजायर है वो खत्म नहीं हुई है, इसीलिए आपको फिर से सजा मिली हुई है। क्योंकि अगर आपकी डिजायर खत्म हो गई है, डिजायर ही आपकी खत्म है, अष्टांगिक मार्ग के तहत आपकी डिजायर खत्म हो चुकी है, तो आपको फिर से रिवर्थ नहीं मिलेगा, आपको फिर से रिवर्थ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं फिर एक का दूसरा भी कंसेप्ट आपका माध्यमिक, माध्यमिका, जीरोइज्म, शून्यवाद, किसके द्वारा दिया गया उतना याद रख लीजिएगा, शून्यवाद, शून्यवाद किसके द्वारा दिया गया, तो वो दिया गया आपका नागार्जुन के द्वारा, नागार्जुन के द्वारा और नागसेन। और इसे कहा जाता है आइंस्टीन ऑफ, आइंस्टीन ऑफ इंडिया, आइंस्टीन ऑफ इंडिया कहा जाता है नागसेन को।
इसमें एक कंसेप्ट आता है बोधिसत्व। बुद्धिज्म में कंसेप्ट आता है एक बोधिसत्व, जहां पर आप मैत्रेय के बारे में पढ़ते हैं, अवलोकितेश्वर के बारे में पढ़ते हैं। वो क्या चीज है, ठीक है, अब वो देखते हैं जरा। अच्छा, ये देखते हैं बोधिसत्व क्या होता है। बोधिसत्व का मतलब होता है, या इस तरीके से बोधिसत्व जिस तरीके से भी आपको समझ में आता है, बोधिसत्व मतलब बौद्ध धर्म में जो सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति है, जिसको सबसे सही जानकारी उपलब्ध है, उसे बोधिसत्व कहा जाता है। जो एक जिंद पर पहुंच चुका है, एक टॉप लेवल पर पहुंच चुका है, उसे कहते हैं बोधिसत्व। ठीक है, जिसको बौद्ध धर्म का प्रबुद्ध जानकारी है, उसे बोधिसत्व कहा जाता है। जैसे कि मैत्री, जैसे कि मैत्री एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैत्री। तो मैत्रेय भविष्य में बुद्ध और सबसे पहले बोधिसत्व है। भविष्य में जो बुद्ध है, फ्यूचर के बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा आपने सुना होगा। फ्यूचर बुद्धा कौन थे, कौन है, मैत्रेय। और सबसे पहले बोधिसत्व। इस तरीके से अलग अलग बोधिसत्व हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में जब मोक्ष का सिद्धांत है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई है ना, मोक्ष की प्राप्ति हो गई हिंदू धर्म में, वैसे ही बुद्धिज्म में बोधिसत्व है। जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष का सिद्धांत है कि हम एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी, वैसे ही बुद्धिज्म में बोधिसत्व का कंसेप्ट है। दोनों लगभग सिमिलर है। वैसे ही इसमें दूसरा जो नाम है अवलोकितेश्वर, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें करुणा या धर्म कथाओं में इन्हें कहा जाता है कि संसार के समस्त प्राणियों का उद्धार किए बिना निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे। जब तक सभी को जितने भी यहाँ पर हैं, सभी प्राणियों का जब तक निर्वाण उद्धार नहीं हुआ, तब तक ये निर्वाण प्राप्ति नहीं करेंगे। क्या कहा मैंने, अनंत करुणा है, अनंत करुणामय है। और जो धर्म ग्रंथ है उसमें यह कहा गया है कि बिना संसार के समस्त प्राणियों का उद्धार किए बिना ये निर्वाण को प्राप्त नहीं करेंगे। यानी कि सबसे पहले सभी का उद्धार करेंगे, उसके बाद ये निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, और एक और आता है इसमें बोधिसत्व में ही, जो इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूं, ज्यादा नहीं। अमिताभ, अमिताभ, अमिताभ है स्वर्ग के बुद्ध, स्वर्ग के बुद्ध अमिताभ। ठीक है, तो अलग अलग बुद्ध हो गए यहाँ पर। देन मंजूश्री, मंजूश्री याद रखना है। बस इसमें यही कहा गया है कि ये बौद्ध संप्रदाय में प्रजा से संबंधित है, यानी कि प्रजा की जो भलाई कर रहा है, जो प्रजा की भलाई सोच रहा है, प्रजा से संबंधित है, उसे कहते हैं मंजूश्री। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी मैत्रेय से आ जाए, अवलोकितेश्वर से आ जाए, अमिताभ से आ जाए, मंजूश्री से आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको सिर्फ। अब डिफरेंस आपने देख लिया महायान और हीनयान के बीच में। एक स्मॉल व्हीकल है हीनयान, यानी कि स्मॉल व्हीकल महायान है। इसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं, है ना, आपने क्वेश्चन लिख भी लिया है, आई होप कि इसके बताने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो मैं आगे चलता हूँ, जो आपको नहीं पता है या थोड़ा सा बता ही देता हूँ फिर, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि छोड़ दिया। हीनयान और दूसरा हो गया महायान। हीनयान का मतलब है स्मॉल व्हीकल, स्मॉल व्हीकल यानी कि छोटा पहिया। यहाँ पर हो गया बिग व्हीकल, बिग व्हीकल यानी कि बड़ा पहिया। यहाँ पर मल्टी सीटर है, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक लोग ही, यहाँ पर कुछ एक लोग ही हैं इधर की ओर हीनयान में। इन्होंने कहा रिवर्थ पर विश्वास किया, रिवर्थ पर विश्वास किया, बिलीविंग इन रिवर्थ नेगेटिवली। हीनयान वाले जो लोग थे उन्होंने नेगेटिवली रिवर्थ को लिया। और अध्यात्म के माध्यम से ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, इन्होंने ये कहा। अध्यात्म की, अगर आप अध्यात्म के बेस पर, अध्यात्म के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझिए, निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है, तो वो हो गया आपका हीनयान। लेकिन यहाँ पर महायान वाले जो लोग थे उन्होंने क्या कहा कि बोधिसत्व के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। किसके माध्यम से, बोधिसत्व। अब मैंने कहा बोधिसत्व क्या होता है, जो बौद्ध धर्म में प्रबुद्ध व्यक्ति है उसे बोधिसत्व कहा जाता है। तो बोधिसत्व के माध्यम से
माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। निर्वाण की प्राप्ति, जब आपकी इच्छाएं सारी की सारी खत्म हो जाए। ये आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, ये आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, मूर्ति पूजा के खिलाफ। हीनयान वाले मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, लेकिन यहाँ पर मूर्ति पूजा हो रही थी। जैसे कि बुद्धा की इमेज बना करके उनकी पूजा की जा रही थी, उनको भगवान के रूप में पूज रहे थे। यहाँ पर भगवान के रूप में महायान वाले। लेकिन हीनयान वालों ने क्या कहा कि नहीं, जो बोध थे, जो बुद्धा थे, वो गुरु थे, वो एक गुरु थे, ना कि भगवान। तो हीनयान वाले ये मान रहे थे, लेकिन यहाँ पर भगवान के रूप में पूजा हो रही थी। इनकी जो भाषा थी क्योंकि पुरानी थी, तो वो पाली भाषा का यूज कर रहे थे, और यहाँ पर जो नई भाषा आ रही थी संस्कृत, इसका यूज कर रहे हैं। तो ये इस तरफ पाली भाषा हो गई, इस तरफ संस्कृत भाषा यूज कर रहे थे। जैसे कि इसी के महायान सेक्ट के ही आपके दलाई लामा त्रिपिटक या जातक स्टोरीज, उसमें ये विश्वास रखने वाले हैं, ये वाले जो हैं, इस तरफ के जो लोग हैं। ठीक है जी, ये प्रो चेंजर हो गए, ये प्रो चेंजर हो गए, ये नो चेंजर हो गए। सर ये नो चेंजर हो गए, नो चेंजर, ये प्रो चेंजर हो गए। अब आते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। एक और कंसेप्ट भी आता है बुद्धिज्म में, जहां पर आप पढ़ते हैं थेरवाड़ा बुद्धिज्म। क्या होता है थेरवाड़ा बुद्धिज्म? और सर्वास्तिवाद, इस तरीके से थेरवाड़ा बुद्धिज्म वर्सेस थेरवाड़ा बुद्धिज्म। तो ये दोनों में क्या अंतर है? ये जो है सर्वास्तित्ववाद बुद्धिज्म पुराना है, रूढ़िवाद है, जो पुराने तरीके से मानता है। लेकिन ये वाला जो है वो हीनयान की ही शाखा है, ये उससे भी पुराने जो मानता है सर्वास्तित्ववाद। और ये थेरवाद जो है वो हीनयान की एक शाखा है। और वज्रयान भी इसमें आता है। वज्रयान है तांत्रिक बुद्धिज्म। यानी कि जो जादू टोना में विश्वास करने लग गए, फिर वो आता है आपका वज्रयान में। और लगभग 900 AD में इसकी शुरुआत होती है तिब्बत में इसकी शुरुआत होती है 900 AD के आसपास। और देवियों की पूजा जो थी वो होने लग गई थी उस बात पर। वज्रयान में ये आता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में आपको बता दिया कि 3 पिटक है, 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक को 2 भागों में विभाजित किया गया है, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, अभिधम पिटक क्या था? फिलॉसफी थी ना, फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। अच्छा, ये सॉरी 3 पिटक हो गए, दोनों विभाजित नहीं किया गया है। सुत्त पिटक हो गए, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 हो गए, जहां पर हमने देखा फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म या बुद्धिज्म लिटरेचर की बात कर रहे हैं, और पाली भाषा का इसमें यूज किया गया है, पाली लैंग्वेज का यूज किया गया है। अंगुत्तर निकाय क्या है? अंगुत्तर निकाय, फोर्थ वन, अंगुत्तर जो लिटरेचर है इसका, जहां पर 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है, 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है खुद्दक निकाय, फिफ्थ वन इज खुद्दक निकाय। बुद्धिस्ट लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? बुद्धिस्ट लिटरेचर है। और बुद्धिस्ट लिटरेचर में आ गया पहला सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में क्या है? अलग अलग में विभाजित किया गया है। खुद्दक पथ है, धम्मक है, थेरी गाथा है, जातक कथा है, वो भी खुद्दक निकाय में आता है। जातक कथा, और जातक कथा क्या है? भगवान बुद्ध के जन्म से रिलेटेड जो भी कहानियां हैं वो है जातक कथा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर? ओके, ब्लैक होगी स्क्रीन, ये कैसे होगा? ये नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, ओके। तो आपने इसी में सुना होगा मिलिंद पन्हू। व्हाट इज मिलिंद पन्हू? MILIN
डी, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो है क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, क्वेश्चन ऑफ मिलिंद आंसर्ड बाई नागार्जुन। और नागसेन जो हमने अभी देखा आइंस्टीन ऑफ इंडिया से कहा जाता है क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। जो मिलिंद के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए उनका जवाब दिया गया और उनको कंपाइल किया गया, दैट इज मिलिंद पन्हो, आंसर्ड बाई नागार्जुन और नागसेन। और मिलिंद कौन था? मिलिंद का जो पहला नाम था वो था मिनांडर, है ना, मिनांडर। एंड मिनांडर वाज इंडो ग्रीक रूलर, इंडो ग्रीक रूलर, तो उसे कहते हैं हम मिलिंद पन्हो। एक और भी आता है इसमें, दीपवंश और महावंश, इसी में हिस्ट्री में ही आता है, इन्हीं की हिस्ट्री में आता है दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश। व्हाट आर दीपवंश एंड महावंश? दीपवंश और महावंश है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में भी बुद्धिज्म फैला और वहां पर जो है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म उसे कहा जाता है दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश। एंड दीपवंश इज द ओनली सोर्स, इज द ओनली सोर्स वेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ या फिर स्टोरी ऑफ किलिंग ऑफ 99 ब्रदर्स ऑफ अशोका, जहां पर स्टोरी बताई गई है, दीपवंश में बताया गया है कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को मारा था, किल्ड बाय अशोका। और ये ओनली सोर्स है जहां पर ऐसा बताया गया है, ओनली सोर्स, अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो। और ये भी किस भाषा में है? पाली भाषा में है। ये भी किस भाषा में है? ये भी पाली लैंग्वेज में है। अब इसमें क्या बताया गया है कि 99 ब्रदर उसने मारे, और बाद में क्या बताया गया है कि जब उसके द्वारा बुद्धिज्म को ज्वाइन किया गया, बुद्धिज्म को जो जब ज्वाइन करता है वो उसके बाद उससे शांत बन जाता है, जब बुद्धिज्म ज्वाइन करता है तो। एक और नाम आता है धर्म कीर्ति, धर्म कीर्ति, अगर याद रहता है आपको ठीक है, नहीं तो कोई बड़ी बात है नहीं। नालंदा के शिक्षक थे, नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक थे, बुद्धिज्म को मानने वाले के शिक्षक थे, और इन्हें भारत का कांट कहा जाता है। इमैनुअल कांट अगर आपने सुना होगा, फिलोसोफर जो हैं, तो वैसे ही धर्म कीर्ति को कहा जाता है भारत का कांट, ठीक है। कांट आपने सुना होगा, फिलोसोफर, सॉलजी में जो आप पढ़ते हैं, तो भारत का कांट कहा जाता है धर्म कीर्ति को, जो नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक रहे, ठीक है जी। और बुद्ध चरित्र हमने पहले देख लिया, अश्वघोषा के द्वारा लिखा गया। तो ये बुद्धिज्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी चीजें थी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, जो भी था बुद्धिज्म से वो यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। अब आते हैं जैनिज्म पर। आई होप कि ये पीडीएफ में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा उसका आइडिया नहीं है अभी, वो तो जाएगा शायद। जैनिज्म, किसी को अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। जैनिज्म फाउंडर वॉज ऋषभदेव, फाउंडर ऑफ जैनिज्म वॉज ऋषभदेव। इसमें तीर्थंकर होते थे, तो बहुत सारे तीर्थंकर हुए, इसमें 24 तीर्थंकर हुए। उसमें से पहले जो तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर वॉज ऋषभदेव। और हर एक तीर्थंकर का कोई सिंबल भी है, जैसा आपको पता ही है। सिंबल वॉज क्या था? फुल। वैसे ही आप ये पहले हो गए। 23rd और 24th आपको याद रखना है, 24th और 23rd। 23rd वॉज पार्श्वनाथ, and the symbol was snake, and then we have 24th one was Mahavir. 24th was Mahavir, and Mahavir was a real founder of Buddhism, यानी कि इन्हें कहा जाता है सही में जिसने बुद्धिज्म, सॉरी जैनिज्म, जिसने सही तरीके से, ऊपर तो लिखा है जैनिज्म और बुद्धिज्म,
रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के जो फाउंडर कहे जाते हैं सही तरीके से वो है महावीर, और इनका जो सिंबल था वो था लॉयन। अब जैनिज्म जो था वो कंटेम्प्रेरी था वैदिक एज में, कंटेम्प्रेरी इन द सेंस कि वैदिक एज भी साथ में चली हुई है और जैनिज्म भी साथ में चला हुआ है, ठीक है। और इसका जो अर्लियर नेम था इसका था नीलग्रंथ। अर्लियर नेम अगर आप पूछा जाए तो इसका था अर्लियर नेम ऑफ जैनिज्म वॉज नीलग्रंथ। नीलग्रंथ। महावीर के बारे में देखते हैं अब जरा, क्योंकि हमने महावीर के बारे में ही पढ़ना है तो ज्यादातर इन्हीं के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर श्रवण वेल गोपाल जब हम देखेंगे तो उनका नाम ऋषभ देव का नाम याद रखिए, क्योंकि उनके बेटे थे बाद में बाहुबली, सेकंड बेटे थे इनके बाहुबली, अगर आपने सुना हो उनके बारे में। तो हमने देखना है महावीर के बारे में। अब तो नहीं आ रही है टक टक की आवाज, फिर से आ रही है अभी? बताओ जरा, टक टक की आवाज वैसे ही आ रही है जो पहले आ रही थी? आ रही है अभी भी? अभी तो लिख भी थोड़ा आराम से ही रहा था मैं। चलो ठीक है फिर, ओके ओके। चलो थोड़ा सा पहले करते हैं फिर ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको पहले देखते हैं महावीर की लाइफ के बारे में और थोड़ा बहुत इनकी, उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। महावीर के बाद लाइफ में इनका जो अर्लियर नेम था वो था वर्तमान। वर्तमान महावीर, महावीर तो बाद में होगा, वर्तमान इनका पहला नाम था। इनके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और मदर का नाम था त्रिशला, मदर का नाम था त्रिशला। इनकी वाइफ का नाम था यशोधा, पता होना चाहिए, वाइफ का नाम यशोधा, ठीक है, यशोधा। देन इनके मामा थे चेतक, जो उस वक्त लिच्छवी रिपब्लिक थी, क्योंकि त्रिशला लिच्छवी रिपब्लिक की ही रानी थी जिनके साथ सिद्धार्थ का विवाह हुआ था, फिर महावीर का जन्म हुआ था। डॉटर थी इनकी प्रियदर्शना, डॉटर वॉज प्रियदर्शना, प्रियदर्शना। सन इन लॉ था, याद रखना ये भी नाम, सन इन लॉ यानी इनका जमाई, सन इन लॉ वॉज जमाली। जमाली इनके क्या कहते हैं हिंदी में, जो सन इन लॉ है जमाई का नाम था जमाली। इनके एक बड़े बेटे भी थे, नंदी वर्धन उनका नाम था, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके फर्स्ट डिसाइपल रहे मखलीपुत्र घोषाल, ठीक है, फर्स्ट डिसाइपल। मखलीपुत्र घोषाल। मखलीपुत्र घोषाल वॉज फाउंडर ऑफ आजीविका कम्युनिटी, फाउंडर ऑफ आजीविक सेक्ट। एक नया सेक्ट उभर के आया यहाँ पर, दैट वाज आजीविक कम्युनिटी और आजीविक सेक्ट। इनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम में, जो पड़ता है आपका वैशाली। वैशाली कहाँ पर है? बिहार में। जन्म कहाँ पर हुआ? बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस पहले देखना चाहिए था वैसे, बर्थ प्लेस वॉज कुंडलग्राम, कुंडलग्राम। और ये कहाँ पर है? वैशाली में। वैशाली कहाँ पर है? बिहार। अलग अलग नाम है बुद्धिज्म में, जैनिज्म में अलग अलग नेम है इनके। अब कौन कौन से नाम है वो हमें देखते हैं जरा, डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट नेम्स और उनका मतलब क्या होता है, जो एग्जाम में आप पूछे जाने की संभावना बनती है। डिफरेंट नेम्स ऑफ बर्धमान। पहला नाम आता है अर्हत, पहला नाम आता है अर्हत। अर्हत यानी कि जो एलिजिबल है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए एलिजिबल है उसे कहते हैं अर्हत। एलिजिबल फॉर सल्वेशन, या मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो एलिजिबल है उसे कहा जाता है अर्हत। सेकंड नाम जिन, JIN,
एग्जाम में आ जाता है जिन, हिंदी में भी ऐसे लिखा होता है जिन। जिन, जिन का मतलब क्या होता है? जिसने अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, सेक्स ऑर्गन्स पर कंट्रोल कर लिया है, उसे कहते हैं जिन। कंट्रोल ओवर एवरी सेंस, उसे कहा जाता है जिन। कंट्रोल ओवर एवरी सेंस और सेक्स ऑर्गन, उसे कहा जाता है जिन। थर्ड वी हैव महावीर। थर्ड वी हैव महावीर। महावीर किसे कहा जाता है? महावीर इज विक्ट्री ओवर एवरी सेंस। वैसे ही ऊपर कंट्रोल है, यहाँ पर विक्ट्री, कंट्रोल है यहाँ पर विक्ट्री ओवर एवरी सेंस ऑर्गन्स। फोर्थ वन केवलिन, जिसने केवल्य की प्राप्ति कर ली है। केवलिन की प्राप्ति के बाद उसे कहते हैं केवलिन। केवल्य की प्राप्ति यानी कि केवल्य क्या हुआ? परमानंद। ड्यू टू अचीवमेंट ऑफ, ड्यू टू अचीवमेंट ऑफ केवल्य। केवल्य की प्राप्ति के बाद यानी कि केवल्य क्या हुआ? केवल्य हुआ परमानंद की स्थिति। परमानंद की स्थिति, जब आपका ये कंट्रोल हो गया तो परमानंद आ गया, उसके बाद फिर अब हमको जिंदगी से लेना देना कुछ है नहीं, जिंदगी इन द सेंस ये सब चीजों से। फिफ्थ नेम वॉज नीरग्रंथ। नीरग्रंथ था, जो हमने पहले देखा कि नाम क्या था, इससे पहले जो नाम था वो क्या था? वो नीरग्रंथ था। यहीं पर कहीं पर लिखा था मैंने, अर्लियर नेम वॉज नीरग्रंथ। ठीक है, ये हो गया, अर्लियर नेम वॉज नीलग्रंथ। और नीलग्रंथ का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम ऑल बाउंडेशंस। फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम ऑल बाउंडेशंस, जो भी बाउंडेशंस है, किसी को घर वाले की परेशानी है, कुछ है, समस्याएं हमें वो सॉल्व करनी है, तो जो व्यक्ति इन सभी बाउंडेशन से दूर है उसे कहा जाता है नीलग्रंथ, फ्री फ्रॉम ऑल बाउंड्रीज। त्रिरत्ना है, वैसे ही इसमें जैसे कि हमने बुद्धिज्म में देखे थे वैसे ही यहाँ पर त्रिरत्न है। तो वो कौन कौन से हैं? त्रिरत्ना इन जैनिज्म, जैनिज्म में वैसे ही तीन रत्न है। और वो कौन कौन से हैं? पहला हो गया आपका सम्यक ज्ञान, पहला हो गया सम्यक ज्ञान। दूसरा हो गया सम्यक चरित्र, दूसरा हो गया सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र। एंड थर्ड वन वी हैव सम्यक, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। अब ज्ञान तो आपको पता हो गया, नॉलेज। चरित्र हो गया आचरण किस तरीके का है आपका। दर्शन हो गया विश्वास, ठीक है, किस तरीके से आप विश्वास रखते हैं, क्या आपका विश्वास थोड़े टाइम में है जो फिर खत्म हो जाएगा। सम्यक श्लोक में मति आता है, जैसे नॉलेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, जिस सेंस ऑर्गन से आपको क्या नॉलेज आ रहा है, तो वो ज्ञान में आ गया है। कंप्लीट नॉलेज जो आपके पास है, केवल्य जो आपके पास है, परमानंद की जो स्थिति है, वो गया सम्यक ज्ञान। सम्यक चरित्र, बिहेवियर, जो पंचाव्रत के अनुसार जो आपका बिहेवियर है वो आ गया इसमें। बिहेवियर अकॉर्डिंग टू पंचाव्रत। पंच व्रत कौन से है, अनुव्रत कौन कौन से, जो मैंने आपको बताया था कि अनुव्रत किसके लिए है, वो है वर्षभर के लिए, और महाव्रत किसके लिए है? मोक्ष के लिए। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का हो गया कि बिलीव करना, विश्वास करना, किसमें? बिलीव इन जैन फिलोसफी, कि जैन फिलोसफी पर हमें विश्वास रखना पड़ेगा, तो वो हो गया आपका बिलीव इन जैन फिलोसफी इज सम्यक दर्शन। एंड नेक्स्ट वी हैव, अब बुद्धिस्ट काउंसिल जैसे हुई थी पहले वैसे ही यहाँ पर काउंसिल हुई है। तो दो जैन काउंसिल हुई है, टू जैन काउंसिल, दो जैन काउंसिल हुई है। उसमें से पहली वाली जो थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, वो होती है आपकी 3rd सेंचुरी एडी में। 3rd सेंचुरी एडी में आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। कहाँ पर होती है? तो पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। प्रेसिडेंट इसके कौन रहे? प्रेसिडेंट वॉज स्थूलभद्र। प्रेसिडेंट वॉज स्थूलभद्र। स्थूलभद्र वॉज फाउंडर ऑफ श्वेतांबर ब्रांच। हिंदी में लिखी स्थूलभद्र। हिंदी वालों को दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? हिंदी वालों को कुछ परेशानी समझने में या लिखने में आपको ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है? बताओ जल्दी। इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हो जाए, लेकिन दोनों में तो नहीं हो सकता ना, कंप्लीट नहीं हो सकता है हिंदी इंग्लिश में कि आपको दोनों करवाया जाए, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है।
लिख तो किसी एक में सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट वॉज स्थूलभद्र, फाउंडर ऑफ श्वेतांबरा। प्रेसिडेंट सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा। स्थूलभद्र फाउंडर फाउंडर ऑफ श्वेतांबर, जो श्वेतांबर सेक्ट बना, फिर श्वेतांबर सेक्ट या श्वेतांबर ब्रांच। इन्होंने कहा कि हम सफेद वस्त्र धारण करेंगे। क्या कहा इन्होंने? सफेद वस्त्र धारण करेंगे हम। अब इसमें श्वेतांबर जो ब्रांच थी, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, दैट इज कि महिलाएं इसमें केवल्य प्राप्त नहीं कर सकती। केवल्य क्या हुआ? परमानंद की स्थिति। तो महिलाएं केवल्य की प्राप्ति नहीं कर सकती, सॉरी केवल्य की प्राप्ति कर सकती हैं, दूसरे में नहीं है, केवल्य की प्राप्ति कर सकती हैं, ठीक है, कर सकती हैं, इसमें कर सकती हैं। लेकिन जो दिगंबर वाला पोर्शन है, जिसके फाउंडर रहे आपके भद्रबाहु, दिगंबर भद्रबाहु, तो उन्होंने क्या कहा, यहीं पर लिख देता हूं मैं साथ में ही, क्योंकि ब्रांचेस तो यहीं बन गई थी आपकी। भद्रबाहु, भद्रबाहु वॉज फाउंडर ऑफ दिगंबर सेक्ट, दिगंबर सेक्ट। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पुरुष कपड़े नहीं पहनेंगे, पुरुष कपड़े नहीं पहनेंगे, और महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? सफेद वस्त्र होना चाहिए। महिलाओं के लिए सफेद वस्त्र और पुरुष वस्त्र नहीं पहनेंगे। दिगंबर सेक्ट। इन्होंने कहा कि महिलाएं केवल्य प्राप्त नहीं कर सकती हैं। इस वाले सेक्ट ने क्या कहा? महिलाएं केवल्य प्राप्त नहीं कर सकती, महिलाएं केवल्य प्राप्त नहीं कर सकती हैं। ये स्प्लिट कैसा हुआ? कपड़ों को लेकर के हुआ है ये। और इसी वक्त आपका कंपाइलेशन होती है 12 अंग की, 12 अंगम या अंग कहा जाता है, बराह अंग कहा जाता है, तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है, वैसे इतना काफी है। एंड देन वी हैव सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सॉरी सेकंड जैनिज्म काउंसिल, फिर से बुद्धिज्म आ रहा है। सेकंड जैनिज्म काउंसिल, सेकंड जैनिज्म काउंसिल होती है 6th सेंचुरी एडी में, 6th सेंचुरी एडी में होती है। अगर एग्जैक्ट डेट है लगभग 512 एडी के दौरान होती है। और प्लेस वॉज बल्लाभी, इन प्लेस वॉज बल्लाभी, एंड बल्लाभी इज इन गुजरात, गुजरात में है बल्लाभी। प्रेसिडेंट रहे इसके क्षमा श्रमण, प्रेसिडेंट, नाम आपको अगर समझ में आया हिंदी में लिखता हूँ मैं यहाँ पर, क्षमा श्रमण, क्षमा श्रमण was president of second Jainism council, and important work of this Jainism council was compilation of the script बराह अंगम। 10 इसके बाद में पराग किरणक। लेकिन ये जैनिज्म वाला जो वर्क है इस दौरान कंपाइल किया गया, ये आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना याद नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं कि और क्या क्या है इससे संबंधित जो आपको जानकारी रखनी है। भगवान से संबंधित मैंने पहले कहा कि भगवान को माना, लेकिन भगवान को महावीर से नीचे रखा, महावीर सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, उसके बाद फिर भगवान आएगा, ठीक है, भगवान उसके बाद आएगा, यानी कि सेकंड पोजीशन पर आएगा। फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया, भगवान हो गया। ये कह रहे थे। वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की इन्होंने, इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ण व्यवस्था के बारे में इन्होंने क्या कहा? जब आप अंतर भी लिखते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या क्या अंतर थे, तो अंतर में भी ये सब चीजें आ जाती हैं। वर्ण व्यवस्था की इन्होंने निंदा नहीं की, निंदा नहीं की, बट उसमें जो बुराइयां थी उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये बुराइयां तो नहीं होनी चाहिए। जन्म के कर्म पर आधारित इन्होंने क्या कहा कि जन्म जो कर्म है, आपके जो पिछले जन्म के कर्म है, पिछले जन्म के जो कर्म है उसके आधार पर उच्च या निम्न वर्ण जन्म लेता है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि पिछले जो जन्म है, पिछले जन्म पर इन्होंने विश्वास रखा। पिछला जन्म इसका मतलब कि आत्मा का स्थानांतरण, कि आत्मा शिफ्ट हुई है। तो सोल और जो वर्ण व्यवस्था वो यहीं से क्लियर हो रहा है। दो चीजें यहाँ से क्लियर हो रही है। पहली, वर्ण व्यवस्था की निंदा इन्होंने नहीं की। इन्होंने क्या कहा कि पिछले जन्म का, पिछले जन्म में अब अगर आपने कुछ बुरे काम किए हुए हैं तो उसके आधार पर, उसके बेस पर आपको इस साल में
इस बारी में या तो उच्च वर्ण में होंगे आप, या तो फिर आप निम्न वर्ण में जन्म लेंगे। ठीक है, निम्न वर्ण में जन्म लेंगे पिछले जन्म के आधार पर। और सोल के लिए क्या कहा है इन्होंने अब, तो सोल से भी यहीं से हम रिलेट कर सकते हैं, ये सोल और आत्मा से रिलेटेड इन्होंने क्या कहा, याद रखिए क्या कहा है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। आत्मा का स्थानांतरण और कर्म के सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार किया। आत्मा का स्थानांतरण हो सकता है, आत्मा का स्थानांतरण हो सकता है, ये इन्होंने कहा। जबकि बुद्धिज्म में अलग चीज कुछ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर स्थानांतरण हो रहा है। एक इसमें आता है अनेकांतवाद। थोड़ा सा दोनों में कई बार कंफ्यूजन आता है, एक है अनेकांतवाद और एक है स्याहवाद। दोनों में कंफ्यूजन आ जाता है कई बार। देखिए, एक है अनेकांतवाद और दूसरा है स्याहवाद, स्यादवाद। एक स्यादवाद हो गया और एक अनेकांतवाद हो गया। देखिए, स्यादवाद तो आपको समझ में आएगा, सिंपली आएगा, जहां पर आपने एक हाथी का एग्जाम्पल लिया जो आज दुनिया भर में दिया जाता है कि जब मान लीजिए किसी अंधे को हाथी के पास ले जाया गया, या 5-6 अंधों को हाथी के पास ले जाया गया, तो अपने अपने तरीके से हाथी को एक्सप्लेन करेंगे। किसी ने पांव पकड़ा है तो वो कहेंगे वो ये पिलर है, पूंछ पकड़ी है वो कहेंगे रस्सी है, सूंड पकड़ेंगे तो कुछ और कहेंगे। इस तरीके से अपना अपना तरीका हो सकता है, उनके मूल्यांकन का जो तरीका है वो विभिन्न हो सकता है, संभावनाएं अलग अलग हैं। तो वस्तु के गुण को समझाने या उसकी जो अभिव्यक्ति है उसको समझाने का जो तरीका है वो है आपका स्यादवाद। समझ में आ रहा है ना, स्यादवाद क्या है? एक चीज के अंदर अनेक हैं, वो समझाने वाले पर डिपेंड करता है कि एक चीज के अंदर अनेक है। वो आपकी जजमेंट पर निर्धारित करता है कि आपकी जजमेंट क्या होगी, उस पर बेस कर विभिन्न संभावनाएं हो सकती है। मूल्यांकन करने पर अलग अलग हो सकता है। मेरा मूल्यांकन कुछ और होगा अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और वहां आप देख रहे हैं, तो बात तो एक ही है ना, बात एक है, आपके देखने का नजरिया अलग है। आप इसको देख रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन है तो यहीं पर जो आपको दिख रहा है। तो एक चीज को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। वो ये कह रहा है कि आपका जजमेंटल जो है वो अलग अलग हो सकता है। किसी को बोलेंगे भैया आज की डेट में देखेंगे पैंट कटी फटी हुई है, तो वो कहेंगे कि भैया इनको समझ में नहीं कुछ आता है, या ऐसा कुछ। पुराने जमाने के लोग ऐसे कहेंगे, आज के जमाने कुछ टिप्पणी और देंगे कि भैया इनका अधिकार है, ये इनका पहनना है तो अच्छी बात है। तो एक ही चीज को देखने का नजरिया अलग अलग होता है, वो आपका स्यादवाद। और अनेकांतवाद क्या कहता है? अनेकांतवाद है आपका मेटाफिजिकल थ्योरी। क्या है? मेटाफिजिकल थ्योरी, मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ, मेटाफिजिकल थ्योरी या फिर नेचर ऑफ रियलिटी। नेचर ऑफ रियलिटी, इससे आप समझ जाएंगे, नेचर ऑफ रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी, कि अनेक चीज रियल है। यहां पर क्या कह रहा है अनेकांतवाद में? कि अनेक चीज रियल है, अनेक चीज रियल है। एटम है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, तो वो सभी चीजें हैं, अनेक चीजें हैं ना, एक ही चीज के अंदर अनेक चीजें हैं, लेकिन वो सभी रियल हैं। वो सभी क्या है? वो रियल है। और यहाँ पर क्या है कि एक चीज के अंदर अनेक है, और यहाँ पर अनेक चीज जो है वो रियल है। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण है वो आपको यहाँ पर होना चाहिए अनेकांतवाद में। तो अनेक चीज जो सारी रियल है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो भैया अब इससे इजी तरीके से फिर कैसे बताएं। फिर थोड़ा बहुत देख लीजिएगा अपने, आपके जो नोट्स हैं उसमें भी देख लीजिएगा। समझ आ गया यहाँ तक कहानी में? स्टोरी क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर भी लिख रहे हैं कुछ, डन। तो 5 मिनट का ब्रेक लें कि नहीं? नहीं तो फिर कंटिन्यू करते हैं फिर, या फिर इसको खत्म ही कर देते हैं, है ना? जैनिज्म थोड़ा सा ही रह गया है तो खत्म ही कर देते हैं इसको, फिर लेते हैं ब्रेक थोड़ा सा 5 मिनट का, थोड़ा सा रह गया है आपसे। देखिए अब क्या क्या चीजें रह गई हैं। इससे संबंधित जैनालय मंदिर है, जैन का जो मंदिर है वो है माउंट आबू, गुजरात में। एग्जाम में ये पूछा गया है। तो जैनालय एक मंदिर है, वो है आपका माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पर? राजस्थान। एक ये हो गया। गिरनार में भी इनका मंदिर है, पालिताना में भी मंदिर है, ये दोनों गुजरात में ही है। तो गिरनार
अगर पूछा जाए इस तरीके के मंदिर हैं तो वो भी कहाँ पर है, सॉरी यहाँ गुजरात है, ये ऊपर राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया गिरनार। एक सलेखना विधि है जिसका यूज किया जाता है। आप बताइए कि सलेखना विधि का यूज किसके द्वारा किया गया था, किस राजा के द्वारा यूज किया गया था सलेखना विधि, और इसे कहा जाता है संथारा। सलेखना और इसे कहा जाता है संथारा, संथारा विधि भी कहा जाता है। और संथारा विधि यानी कि मृत्यु तक, अपनी मर्जी से मृत्यु तक जल और खाने का, जल और अन्न का त्याग कर देना, वो कहलाता है संलेखना विधि। जल और अन्न का त्याग, अन्न का त्याग कर देना, वो कहलाता है आपका सलेखना विधि। देन बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म और जैनिज्म में वो आपको बता दिया कि आत्मा का विश्वास, वो सब चीजें बता दी। और एक कंसेप्ट और, हाँ, बुद्धिज्म में मध्यम मार्ग पर विश्वास किया गया। यहाँ पर देखो सलेखना विधि हो रहा है। बुद्धिज्म में मध्यम मार्ग, कि अपने जीवन के साथ साथ में आप अपना घर बार भी चला रहे हैं, साथ साथ में आप बुद्धिज्म भी मान रहे हैं। जैनिज्म में क्या कहा, सलेखना विधि भी कहा गया है कि यानी कि चरम बिंदु की बात कर रहे हैं, चरम बिंदु को अपनाया इसमें कि आप मृत्यु तक भी जैनिज्म में अपने आप दे सकते हैं, अपने आप मर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया संथारा विधि। एंड देन वी हैव श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, SHRAVAN, श्रवण बेलागोला। और ये कहाँ पर है, ये है कर्नाटक में, जो जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर है। जैन पिलग्रिमेज सेंटर है यहाँ पर, यानी कि जैनी यहाँ पर जाते ही हैं। और वो जाते कब हैं, एवरी 12 ईयर, एवरी 12 ईयर यहाँ पर एक मेला आयोजित किया जाता है, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है हर 12 साल के बाद। तो यहाँ पर एक 18 मीटर का हाई स्टैचू है, 12 मीटर हाई स्टैचू ऑफ लॉर्ड गोमतेश्वर, ऑफ लॉर्ड गोमतेश्वर। और क्या कहा जाता है लॉर्ड गोमतेश्वर को, और कहा जाता है, और बाहुबली, ये वो वाले बाहुबली नहीं है, वो स्टोरी कुछ अलग है। और बाहुबली, he was son of ऋषभदेव, ऋषभदेवा, जो पहले तीर्थंकर थे ना, उनके ये बेटे थे बाहुबली, लॉर्ड गोमतेश्वर। तो जैनिज्म से रिलेटेड यही कहानी है। तो हमने यहाँ पर देखा जैनिज्म से संबंधित जो था, इससे पहले हमने देखा बुद्धिज्म से संबंधित क्या क्या चीजें थी। जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, इसके बाद आता है मगध का राइज किस तरीके से होता है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ना, तब तक आप लोग देखिए काम कीजिए, काम इन द सेंस की ओके। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, खाना पीना छोड़ देना, लैंग्वेज इनकी क्या थी, इनकी लैंग्वेज भी पाली ही थी, है ना, पाली ही थी ना, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं जरा, या फिर दूसरी लैंग्वेज कुछ होगी। जैन, प्राकृतिक, 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 हाँ, पाली और प्राकृतिक, पाली थी लेकिन प्राकृतिक थी। पाली तो आपकी बुद्धिस्ट की थी, इनकी प्राकृतिक थी, ठीक है। ओके, डन डन डन। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, फिर कंटिन्यू करेंगे उसके बाद मोर एम्पायर से, ठीक है। 25 हुए हैं, 30 पर बनते हैं, और एग्जैक्ट 30 पर। जो आए हैं ठीक है, नहीं तो कुछ बाद में देख लेंगे, या फिर 30 ही होता है। हम बात कर रहे थे मगध एम्पायर की, मगध एम्पायर क्योंकि करवाने के लिए बहुत ज़्यादा, इसलिए हम समय ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो हमने मगध एम्पायर की आज करना है। इससे पहले हमने देखा कि
ये वाला हो गया आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा का टाइम पीरियड, हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा, जहां पर फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुई, फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुई, शहरीकरण पहला हुआ। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आ जाता है फिर अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ये हो गया अर्ली वैदिक पीरियड और ये हो गया लेटर वैदिक पीरियड। और यहाँ पर विलेज सभ्यता का विकास हुआ, ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ पर लास्ट में वी हैव सेकेंड अर्बनाइजेशन, सेकेंड अर्बनाइजेशन और द फेज ऑफ 16 महाजनपदास, जहाँ पर 16 महाजनपद, 16 महाजनपद बन जाते हैं, उसे कहते हैं फिर सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, जो दूसरा शहरीकरण हुआ। और इसे कहते हैं प्री मॉडर्न टाइम पीरियड भी। ये है प्री मॉडर्न टाइम पीरियड, क्योंकि उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। तो ये है आपका प्री मॉडर्न टाइम पीरियड। और ये कब से कब तक चलता है, ये लगभग 600 से लेकर के 300 BCE तक चलता है। कितने टाइम पीरियड में ये चलता है, प्री मॉडर्न टाइम पीरियड। अब इसमें 16 महाजनपद थे, मैंने 16 महाजनपद में कहा कि ये कहाँ पर बताया गया है, 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ पर दी गई है। तो 16 महाजनपद, 16 महाजनपद की जानकारी दी गई है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है आपका अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब इन 16 महाजनपद में से कुछ एक रिपब्लिकन थे, यानी कि जहां पर गणराज्य था, और कुछ मोनार्की थी, कुछ पर जहां राजा का बेटा राजा ही था, और दूसरा था आपका गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। एग्जाम में ये पूछा गया है कि 16 महाजनपद में से कौन रिपब्लिक इन नेचर था और कौन मोनार्की था, कहां पर मोनार्की सिस्टम चल रहा था उस वक्त में। तो अगर मोनार्की की बात की जाए तो पहले इसकी बात करते हैं रिपब्लिक। तो रिपब्लिक को छोड़ करके जो 16 महाजनपद होंगे वो आपका इसमें आ जाएगा। तो इसमें है मल्ला, बच्ची, कंबोज एंड कुरु। तो यहाँ पर कैसा था, देवर रिपब्लिकन इन नेचर। 16 महाजनपद में से मल्ल, भज्जी और कंबोज देवर रिपब्लिकन इन नेचर। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए ये 16 महाजनपद है, कंभोज, अस्मक, वत्स, अवंती, सूरसेन, चेदी, मल, कुरु, पांचाल, मत्स्य, बज्जी, गांधार, अंग, काशी, कौशल, मगध। उसमें से सबसे फेमस रहा मगध, बाकी तो चलो याद ही है। और उसमें से कौन कौन से मैंने अभी बताया आपको, एक बताया देखिए मल, एक बताया बज्जी, बज्जी कहाँ पर है, एक हो गया बज्जी एंड कंबोज और कुरु। कंबोज कहाँ गया, कुरु हो गया, कंबोज। ये सारे कैसे थे, ये थे रिपब्लिकन नेचर, रिपब्लिकन इन नेचर। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो बज्जी संघ की राजधानी थी। तो बज्जी संघ की जो राजधानी थी, ये देखिए बज्जी संघ की जो राजधानी थी, उसे विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ, जो उसी के टाइम पीरियड में आता है। 600 से 300 कहा ना मैंने, उसी के बीच में ही आपका आता है 500 ईसा पूर्व। तो ये आपको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। 16 महाजनपद का मैप बनाइएगा, अगर आपको बनता है तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिएगा। डन। अब सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका मगध एम्पायर, क्योंकि सभी में से एक जो मगध है वही आपका आगे निकल कर आता है। और क्यों निकल कर आता है, सबसे पावरफुल क्यों बनता है, ये इंपॉर्टेंट यही था सबसे इंपॉर्टेंट। 16 महाजनपद में से मगध वॉज वेरी पावरफुल। उसके कई रीजन रहे, जैसे कि यहाँ पर मिनरल्स का होना, और मगध ने पहली बार हाथियों का यूज भी किया था, जो एग्जाम में पूछा गया था। हाथियों का यूज किया गया था सबसे पहले। मिनरल थे, सेना इनके पास बहुत ज्यादा थी, यही सब चीजें थी। नेचुरल फ्रंटियर जो था वो यहाँ पर सही था, उत्पादन भी ठीक ही हो रहा था, तो यही सब इसके पास था। इसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेस,
इनकी वजह से मगध बहुत पावरफुल बन चुका था, रिवज भी यहाँ से जा रही थी। मगध की जो कैपिटल थी, कैपिटल वॉज राजगृह। राजगृह। यहाँ पर 3 डायनेस्टी हैं जो आपको याद रखनी है। मगध में 3 डायनेस्टी रूल करती है। इसमें से सबसे पहला है आपका हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक का डायनेस्टी। और दूसरी डायनेस्टी है आपकी शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी। और थर्ड वन भी है सॉरी नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी। अच्छा, एक और चीज, इसमें से कुछ एक ऐसी भी थी जिनकी दो दो कैपिटल थी। वैसे तो हमने यहाँ पर देखा रिपब्लिकन नेचर, जिनकी दो कैपिटल थी, जिनकी दो दो कैपिटल थी, उसमें से थी अवंती, पांचाल और कोशाला। इन तीनों की दो दो कैपिटल थी। इनकी दो दो कैपिटल थी। तो एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आया 16 महाजनपद में से किनकी दो दो कैपिटल थी, जिनकी दो दो राजधानियां थी, तो उनमें से अवंती, पांचाल और कोशाला थे। इनकी दो कैपिटल आपको याद नहीं रखनी है कि कौन कौन कैपिटल थी, लेकिन इतना याद रख लीजिएगा कि इनकी दो कैपिटल थी, अवंती, पांचाला और कोशाला। अब मैंने यहाँ पर कहा कि 3 डायनेस्टी ने यहाँ पर रूल किया। पहले वाली जो डायनेस्टी थी उसने रूल किया 544 से लेकर के 544 से लेकर के 492 BC तक। हर्यंक डायनेस्टी में भी आगे जाकर के 3 होते हैं। पहला बिंबिसार, पहला आपका हो गया बिंबिसार, बिंबिसार। और सेकंड वन वी हैव अजात शत्रु, एंड थर्ड वन वी हैव उदयन। अब इन्होंने क्या किया अपने टाइम पीरियड में, जो थोड़ा बहुत होना चाहिए। बिंबिसार की जो कैपिटल थी, कैपिटल वॉज राजगृह। कैपिटल वॉज राजगृह। इसने मैट्रिमोनियल अलायंस चलाई, यानी कि शादी करके, शादी विवाह करके दूसरे से संबंध अच्छे बनाया इसने। मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया इसने। मैट्रिमोनियल अलायंस। अजात शत्रु के द्वारा क्या किया गया? अजात शत्रु ने अपने ही पिता को, अपने पिता यानी कि इसको मार दिया, इसकी हत्या कर दी। एंड डिफीटेड कोशाला एंड वैशाली। डिफीटेड कोशाला एंड वैशाली। और क्या उसी टाइम पीरियड में जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, वो भी इसके टाइम पीरियड में हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के टाइम पीरियड में हुई। उदयन के टाइम पीरियड की एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसने अपनी कैपिटल चेंज कर दी। इन द न्यू कैपिटल वॉज, इसकी जो नई राजधानी बनी वो बनी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नई कैपिटल इसकी बनी। तो ये रहा हर्यंक डायनेस्टी के बारे में। देन दूसरी डायनेस्टी, तो दूसरी डायनेस्टी यहां पर बन जाती है फिर शिशुनाग डायनेस्टी। ये बनती है 344 तक। 344 तक, यानी कि बचा कितना, 492, 344 BC तक। यहाँ पर होते हैं 2 व्यक्ति। पहला शिशुनाग, जो इसका फाउंडर हुआ, और दूसरा कालाशोक। कालाशोक। अब इसके टाइम पीरियड की क्या जरूरी है? कालाशोक के दौरान में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसके टाइम पीरियड में हुई, और हुई कहां पर? एट वैशाली। एट वैशाली। देन वी हैव नंद डायनेस्टी। अब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है? ऐसा लगे आपको कि भैया बहुत कम पढ़ा या ज्यादा पढ़ा, तो उतना नहीं पढ़ेंगे उनके बारे में। जिन्होंने स्थापना की नंद डायनेस्टी के, तो वो थे आपके महापद्मानंद। महापद्मानंद। और उसके बाद आते हैं आपके धनानंद। धनानंद के टाइम पीरियड में इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है नंद डायनेस्टी का। धनानंद, सॉरी, जिसने स्थापना की यहाँ पर महापद्मानंद की, वो पहले नॉन क्षत्रिय रूलर थे, यानी कि जो शूद्रा वंश से बिलोंग करते थे, शूद्र वंश से बिलोंग करते थे, वैसे पहले एक ऐसे राजा हुए महापद्मानंद। और इन्हें
पाली लैंग्वेज में, पाली टेक्स्ट में इनको कहा गया है उग्रसेन। इन पाली टेक्स्ट ही वाज नोन एज उग्रसेन। और क्यों उग्रसेन कहा जाता था? क्योंकि इनके पास लार्ज आर्मी थी। इन पाली टेक्स्ट लार्ज आर्मी थी इनके पास, इसलिए इनको क्या कहा गया? उग्रसेन भी कहा जाता है। फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? महापद्मानंद को कहा जाता है। फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया, एम्परर ऑफ इंडिया कहा जाता है महापद्मानंद को। ठीक है। एंड पुराना में भी इनको एक और नाम दिया गया है, पुराणास रेफर्ड हिम एज डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियस। क्षत्रियों, सभी क्षत्रियों को इनके द्वारा मार दिया गया। डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियस, और नाम दिया गया एकराट, EKARAT। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया कि ये किसके लिए यूज किया गया। नहीं विश्वास हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, एकराट। धनानंद के बारे में कहें तो ये लास्ट रूलर रहे, लास्ट रूलर, अंतिम शासक थे। कंटेम्परेरी ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया। अलेक्जेंडर जो मैसेडोनिया से थे, वो इनके टाइम पीरियड में ही नॉर्थ वेस्ट से अटैक करते हैं। नॉर्थ वेस्ट से इनके द्वारा अटैक किया जाता है यहाँ पर। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फाइनली धनानंद को उनकी राजगद्दी से हटा दिया जाता है बाई चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसी दौरान दो अटैक भी बाहर से होते हैं, फॉरेन इन्वेजन भी इसी के दौरान हुए। और वो कौन कौन से फॉरेन इन्वेजन हुए यहाँ पर, बाहर से अटैक हुए। उसमें से अटैक जो अभी हुए हैं वो एक तो बाद में आता है, एक अभी वाला है। एक ईरानियन यानी ईरानी, पर्शिया, एक ही बात है। अगर आप पर्शिया भी कहीं पर है लिखा हुआ तो यही बात है, पर्शिया यानी कि ईरान। और दूसरा अटैक होता है ग्रीक का अटैक होता है, ग्रीक इन द सेंस और अलेक्जेंडर। और ग्रीक दो चीजें होगी आपके सामने। तो ग्रीक आप नाम भी देखते हैं कि फिर भैया इस वाली नदी का ग्रीक नेम क्या है। उससे पहले हमने देखा संस्कृत नेम क्या है, क्योंकि आर्यंस का आगमन हुआ तो नाम भी अब बदल गए कि उसका संस्कृत नाम कौन सा है। अब ग्रीक यहाँ पर आ जाते हैं तो उनका ग्रीक नाम क्या है, नदियां जो थी उनका नाम देते रहे यहाँ पर। ईरानियन में हमें ज्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। ईरानियन में भी एक्चुअल में एक अंपायर था, हकमानी साम्राज्य। कौन सा था? हकमनी साम्राज्य, जो ईरान में था उस वक्त। तो इसी के एक शासक थे साइरस द्वितीय। साइरस सेकंड के द्वारा इंडिया पर अटैक किया गया, जो वेस्ट इंडिया वाला जो पोर्शन है, अटैक इंडिया। और इंडिया में भी कौन सा? जो वेस्ट है, वेस्ट ऑफ इंडिया, ड्यूरिंग बिम्बिसार। किसके टाइम पीरियड में? ड्यूरिंग बिम्बिसार। अभी नहीं, बिम्बिसार के टाइम पीरियड में उसका अटैक हुआ था। इनके एक ग्रैंडसन थे, उनका नाम था डेरियस फर्स्ट। हिज ग्रैंडसन, इसी के ही हिज ग्रैंडसन थे डेरियस, ग्रैंडसन डेरियस सेकंड। अटैक किया या फिर कैप्चर कर लिया किसको? आपका पंजाब और सिंध वाला जो इलाका है, पंजाब एंड सिंध, इसको कैप्चर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जब हम अलेक्जेंडर पढ़ते हैं तो वो इसी से संबंधित है। यहाँ पर डेरियस द्वितीय है ना, तो डेरियस तृतीय जो था, आफ्टर अलेक्जेंडर, आफ्टर डिफीटिंग डेरियस तृतीय, यानी कि अलेक्जेंडर ने डिफीटेड डेरियस थर्ड, 1 2 3,
डेरियस थर्ड वॉज डिफीटेड बाई अलेक्जेंडर, और उसके बाद वो हिंद कुश माउंटेन को क्रॉस कर लेता है। अलेक्जेंडर क्रॉस कर देता है हिंद कुश माउंटेन को, क्योंकि इसको हरा करके वो फिर आगे बढ़ जाता है हिंद कुश माउंटेन्स को। वहां के एक राजा होते हैं, क्योंकि हिंद कुश माउंटेन जैसे इसने क्रॉस किया तो साथ में सबसे पहले इसके पास क्या आया, जितने भी राजा हुए सबने हार मान ली। एक राजा थे, उसका नाम था अम्भी, AMBHI। अम्भी नाम की जो राजा थे, किंग ऑफ तक्षशिला थे ये, किंग ऑफ तक्षशिला, तक्षशिला, किंग ऑफ, कहाँ गया, तक्षशिला, सबमिटेड टू अलेक्जेंडर। तो इसने हार मान ली, इसने हार मान ली। लेकिन उसके बाद आगे की ओर बढ़ते रहे, भारत की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो पहुंच जाते हैं वो झेलम नदी के पास। और झेलम नदी को कहा जाता, झेलम नदी को क्या कहा उन्होंने, हाइडेस्पिस। ग्रीक नेम ऑफ झेलम क्या है, हाइडेस्पिस, और उसे कहा जाता है बैटल ऑफ हाइडेस्पिस, और किसे कहा जाता था, झेलम। ग्रीक नेम है, अब ग्रीक यहाँ पर आए तो उन्होंने नाम दे दिया इसको। वैसे ही व्यास को क्या नाम दिया है, सतलज को क्या नाम दिया है, वो आपको पता होना चाहिए। हाइडेस्पिस, क्योंकि यहाँ पर एक राजा रूल करते थे, राजा का नाम था राजा पोरस, किंग पोरस। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया गया और लड़ाई लड़ी, बहुत खूब लड़ी, लेकिन उस लड़ाई में ये हार जाते हैं। और ये रूल कर रहे थे उस वक्त झेलम और रावी नदी के किनारे में, रूल्ड बिटवीन झेलम एंड रावी। तो झेलम से शुरुआत होती थी, रावी रिवर तक इनका एम्पायर जाता था। लड़ाई लड़ी, डिफीट हो गए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी उससे अलेक्जेंडर को लगा कि भैया ये तो बहुत बहुत ही महान व्यक्ति है, और उनको अपना राज्य साम्राज्य वापस दे देते हैं एंड री इंस्टॉल्ड हिम एज राजा, और उसको क्षेत्र वापस दे देते हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर की आर्मी आगे की ओर बढ़ती है, लेकिन जब वो ब्यास रिवर तक पहुंचते हैं, ब्यास रिवर तक जब इनकी आर्मी पहुंचती है तो वहां पर इनकी आर्मी मना कर देती है कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे, और वहीं से ये वापस चले जाते हैं। और 323 बीसी में, 323 बीसी में बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन कहाँ पर है, तो है इराक। बेबीलोन इराक में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर एक और व्यक्ति आते हैं, सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद और व्यक्ति आते हैं, सेल्यूकस निकेटर। जब इनकी मृत्यु हो गई, सेल्यूकस निकेटर नाम के व्यक्ति आते हैं। ये अपने एक एम्बेसडर भेजते हैं, ठीक है, ये अपने एक एम्बेसडर भेजते हैं, एम्बेसडर। और वो एम्बेसडर कौन थे, एम्बेसडर कौन थे, मेगास्थनीस, जो मैंने आपको पहले बताया था, मेगास्थनीस, ग्रीक एम्बेसडर। ये क्या थे, एक ग्रीक एम्बेसडर थे, उनके द्वारा क्या बुक लिखी गई है, इंडिका नामक बुक लिखी गई है। कहाँ पर भेजते हैं, इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसके बाद आ जाते हैं मौर्यन एम्पायर, फिर आता है आपका मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में आपको कहाँ से आपको सोर्सेज मिलते हैं, तो सोर्सेज आपका मेगास्थनीस की इंडिका हो गई, यहीं से देखिए मेगास्थनीस जो इंडिका थी उसमें आपको इसके सोर्सेज मिल जाते हैं मौर्यन एम्पायर के ही, ये आपके सोर्सेज हो गए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, क्योंकि कौटिल्य इनके साथ में ही थे। विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस हो गया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए, ब्राह्मण लिटरेचर हो गया, वही सब मौर्यन एम्पायर की हमें जानकारी प्रदान करते हैं। और आज के लिए इतना ही। मौर्यन एम्पायर हम करेंगे शुरुआत कल से। अब कल के लिए थोड़ा ज्यादा रह गया है, हो सकता है कल मैं थोड़ी छुट्टी भी ले लूँ 6:30 बजे, क्योंकि कल हमें ये खत्म करना है, ये वाला जो पोर्शन है हमें खत्म करना है कल, ठीक है। 8 ही बज गए हैं, शाबाश, गुड गुड। जितना भी कहें कौन सी भाषा में कहें मुझे समझ में नहीं आता है फिर, क्योंकि यहाँ पर है कितने, यहाँ पर है HPS बैच में 13 लोग हैं, और अभी ये क्लास में 15, 8। चलिए कल देखते हैं, अगर क्लास का नहीं हो पाया, 8 भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 है क्लास में, ठीक है, 6 नहीं है क्लास में।
अब इन 6 को कैसे समझाएं हम, हमें मालूम नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत 6 तो चलो, अभी शिवाली तो अभी क्लास में थी, 6 से 9 करो, कर तो दें हम। हाथ में दर्द हो गई है लिखते लिखते, इतना कुछ लिखते लिखते हाथ में अब दर्द हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर लिखना भी कुछ ऐसे जैसे कॉपी में लिखते हैं तो उस तरीके से नहीं लिखा जाता, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें। अब हाथ थक गया है, 2 घंटे लिख रहे हैं तब से लेकर के, हो सकता है आप लिख रहे होंगे, आप नहीं भी लिख रहे होंगे, मुझे पता नहीं है किस तरीके से आप लिख रहे होंगे। अब क्लास का जल्दी हो सकता है, सह लेना, अभी तक तो सह रहे हैं, है ना, अभी तक तो सह रहे हैं, आगे भी सही लेंगे। एमसीक्यू आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यू भी आपको देंगे। एमसीक्यू की पीडीएफ जो है आपको इंग्लिश में तो है, इंग्लिश में तो आपके लिए है, सब इंस्ट्रक्टर बैच में ही देखिएगा, लास्ट में जाकर के आपको एमसीक्यू वहां पर है, तो एमसीक्यू तो आप देखो। लेकिन दिक्कत ये होती है एमसीक्यू से फिर पूरे के पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, है ना, पूरा का पूरा नहीं हो पाएगा फिर। अभी तो हमारा एंशिएंट और मीडिएवल वाला है ना, तो थोड़ा सा लगता है ये कि बोरिंग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस वाला हो सकता है एग्जाम में ना आए आए, ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं एक थाउट आता है दिमाग में, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि इतना अगर डीपली करवाया जाए कि आप तक यहाँ से क्वेश्चन आए ही ना, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, कोशिश हम यही करेंगे, इसलिए हम देख रहे हैं कि इसको 3 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। 12वीं की बुक पूछी थी, 12वीं क्यों, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, अब जितना अगर हमारे से हो सकता है उतना हम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप खुद से भी एफर्ट्स डालिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू इंग्लिश में उपलब्ध है वहां पर, अपने कोर्स में अंत में जाइए, लास्ट में जाइए, वहां पर पीडीएफ है, नहीं है मैं आपको कोर्स में भेज देता हूँ, आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, लेकिन उनको सॉल्व कीजिए। अब इंग्लिश के लिए, हिंदी मीडियम के लिए हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उनको कर लीजिएगा तब तक के लिए, अलग अलग दिए हुए हैं वहां पर, तो उनको कर लीजिएगा तब तक के लिए। डन, चलो ठीक है, 7 बजे से लेंगे, ठीक है ठीक है, तैयार रहिएगा, फिर शाम को थोड़ा लेट हो सकता है, फिर 9:30 बज सकते हैं, ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर आपसे, गुड नाइट एवरीवन। अच्छा वो क्वेश्चन किसके थे, क्वेश्चन किसने लिखा हुआ है, यामिनी, वो तो देखे ही नहीं। चलो कल थोड़ा क्लास में थोड़ा जल्दी मिल जाएंगे, है ना, जल्दी करके आपके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, तब पढ़ाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट पहले तो क्वेश्चन फिर डिस्कस कर लेंगे, जो आपने क्वेश्चन लिखे हुए हैं पढ़ाएंगे उसके बाद। ओके, मॉर्निंग में, ठीक है, कोशिश करेंगे हम अभी।